बात 24 नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की हम कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश में महंगाई बढ़ने की लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन महंगाई पर आरबीआई का सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। आरबीआई के मुखिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर ने अपने इंटरव्यू में इस पूरे मामले को एक व्याख्यान के तौर पर प्रस्तुत किया है। इसलिए हमें लगा कि हम आपके सामने प्रस्तुत करें कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जहां पूरे देश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भीतर भी कई बार चिंताएं जताई जाती हैं, वहीं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास क्या मानते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की बड़ी बातें आपके सामने। ऊंची महंगाई पर काबू पाया जाएगा, यह उनका मानना है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक हालात पहले से काफी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जल्द ही सही कदम उठाए जा रहे हैं। और यह सब क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि कच्चे तेल की कीमत अब लगातार घटती चली जा रही है। वित्तीय स्थिति भी अब पहले के मुकाबले पहले से काफी बेहतर है और हम लगातार अपने निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं और आयात में हमारी कमी हो रही है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े इससे पहले आपको दिखाते हैं शक्तिकांत दास ने आज क्या कहा। 22. तो शक्तिकांत दास ने जो कहा है मैं आपके सामने एक बार फिर पढ़कर बताते हैं। महंगाई जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है, महंगाई अब नहीं बढ़ने जा रही। अब कीमतों में गिरावट शुरू हो चुकी है। हालात पर आरबीआई की नजर है। महंगाई कम करने के लिए हर जरूरी कदम सरकार उठा रही है और आरबीआई के निर्देशन में ये सब कुछ चल रहा है। उन्होंने अपनी बातों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छी संज्ञा दी। उन्होंने क्रिकेट का हवाला दिया। अपने इंटरव्यू के दौरान शक्तिकांत दास ने क्रिकेट के हवाले से ये बातें कही जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा, शक्तिकांत दास ने यह कहा कि जिस तरीके से क्रिकेट खेलते वक्त जब सुनील गावस्कर पिच पर उतरा करते थे तो एक जमाना था जब कहा जाता था कि सुनील गावस्कर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अलग मिसाल है। वो कई बार अपनी बाजी बहुत आराम से टुक टुक कर कर खेलते थे और हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से टुक टुक खेल किया करते थे। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने के लिए धीरे धीरे कदम उठाए जाते हैं और पता नहीं चलता था कब सुनील गावस्कर आकस्मिक तरीके से टीम की जरूरतों को समझते हुए शतक जड़ देते थे। यही स्थिति आज आरबीआई की भी है। आरबीआई वक्त दर वक्त इसी तरीके से काम कर रहा है, जिसकी वजह से आरबीआई लगातार इस बात पर नियंत्रण रखे हुए कि आगे क्या किया जाना चाहिए। ये बातें हमने आपके सामने रखी, बताया आपको कि किस तरह से सुनील गावस्कर ने क्या जो नीति है वो सामने रखी है और आरबीआई ने नीतिगत कैसे फैसले लिए हैं। फ्रंट फुट पर आरबीआई है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यही उनका कहना है। हम आपके सामने आरबीआई की ये तमाम बातें दिखा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर की इन बड़ी बातों के साथ ही रिजर्व बैंक ने कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं जो आपके लिए अच्छी खबर है। जैसे कि महंगाई पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आरबीआई की नीतियों के आधार पर महंगाई दर को 4% पर रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा उनका मानना है। 5 महीने से लगातार महंगाई कम हो रही है और अभी महंगाई पर 6% के आसपास दर है, जो कि घटता हुआ दिखाई देगा। 4% के लक्ष्य को पाने के लिए शक्तिकांत दास ने 2 साल का वक्त मुकर्रर किया है। इससे पहले संसद में रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर रखने की नीतिगत जिम्मेदारी दी थी, जिसकी तरफ आरबीआई अपने कदम बहुत ही सधे तरीके से ले रही है। बढ़ती महंगाई पर सड़क से लेकर संसद तक लगातार हंगामा होता रहता है, लेकिन जब महंगाई घटती है तो शाबाशी देने के लिए शायद ही कोई सामने आता है। अब बीते 4 महीने के आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में हमारे देश में थोक महंगाई दर 6.71% थी, जो कि जून के महीने में बढ़कर 7.01% हुई।
मई के महीने में 7.04% और अप्रैल के महीने में बढ़कर 7.79%, जो कि हिंदुस्तान में अब तक की सबसे ज्यादा। आखिरकार इतनी ज्यादा क्यों थी महंगाई की दर? लेकिन अब इस महंगाई दर में बीते 120 दिनों के भीतर 1% की कमी आ चुकी है। 6% के आसपास ये महंगाई दर है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो अपर एचेलॉन है हमारे देश का, जो अमीर तबका है, अपर मिडिल क्लास है, उसकी आमदनी बढ़ रही है और उसी की जो बचत होती है। क्योंकि जो आपने देखा कि अभी जैसे ई श्रम पोर्टल में हमारा डेटा आया, 27.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें 94% लोगों ने कहा कि हमारी मंथली आय, मासिक आय 10,000 रुपए से कम है। तो वो उनकी तो कोई खास बचत होगी नहीं जिसकी 10,000 रुपए से कम बचत है। तो ये जो हमारा 6% जो तबका संघर्ष क्षेत्र में है और 3% जो अमीर है, जिसके पास 70% वेल्थ है हमारे देश की, उनकी बचत है। तो उनकी जो अर्थव्यवस्था उनकी तेज चल रही है, तो उनकी बचत आगे बढ़ रही है। देश में महंगाई दर घट रही है तो सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं साहब कि यहाँ पे बस चिराग को घुसा गया, जिन बाहर निकला और उसके बाद महंगाई खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, नीतिगत तौर पर कई फैसले लेने पड़ते हैं और वो फैसले ले रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में अब महंगाई की दर कम दिखाई देती है। आरबीआई ने और क्या क्या कदम उठाए हैं ये भी अब आपके सामने प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं आपको कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से कदम जो बढ़ाए गए हैं। रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति की जो सप्लाई है वो कम हुई है। मई में 2022 में रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की गई थी। जून में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई 50 बेसिस पॉइंट की, यानी कि 0.5% की। अगस्त 22 में फिर 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि ऊंची महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने दिसंबर तक रेपो रेट में तकरीबन 60 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.6% की वृद्धि की उम्मीद जताई है, जो कि होने जा रही है। अब इसकी वजह से आपके घर के बजट पर असर पड़ेगा। आपकी ईएमआई की जो दर है वो बढ़ेगी। घर का जो सपना है वो जरा महंगा जरूर होगा, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को समझिए कि सस्ते ब्याज दर की वजह से बाजार में पैसे का सप्लाई बहुत ज्यादा था। पैसे की सप्लाई ज्यादा हो और उत्पाद में कमी हो तो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस खराब हो जाता है। ऐसे में महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन अगर बाजार में पैसे की सप्लाई कम हो और डिमांड ठीक ठाक हो तो सामान की कीमतें कम होने लगती हैं। और यही वजह है कि अब आपने बीते 120 दिनों में, 3 महीने में महंगाई की दरों को अब धीरे धीरे कम होते हुए देखा है। महंगाई की दर कम हो रही तो जाहिर सी बात है बाजार में चीजों के दाम भी कम होते दिखाई देंगे। दाम घटेंगे तो आपकी जेब पर बोझ जो है वो भी कम होता दिखाई देगा। अब जब जेब पर बोझ कम होगा साहब, तो जैसा कि शशिकांत दास जी कह रहे हैं, देश में अब काफी खुशहाली भी आएगी और आपकी खपत की रफ्तार भी बढ़ेगी। बाजार में जैसा ज्यादा पैसा खर्च होगा और ये पैसा जब खर्च होगा तो अर्थव्यवस्था में गति आती है, तेजी आती है। और इसी की वजह से यह माना जा रहा है कि 35 करोड़ भारतीय परिवार जो हैं वो अब अपनी बचत आय को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम बातों के बीच हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी कोशिशें की जा रही हैं उसे लेकर विपक्ष में बैठी पार्टियों का एक अलग रवैया है। खैर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आपको यह बताना चाहते हैं कि चूंकि लोगों की आमदनी बढ़ रही है, खर्च धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जो बचत है वो लगातार बढ़ रही है। आरबीआई की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर यह बताया गया है कि परिवारों का जो बचत है वो पहले के मुकाबले दुगनी हो चुकी है। पारिवारिक बचत 2015-16 में 15 लाख करोड़ के आसपास थी। 2019-20 में सभी पारिवारिक बचत का एक ये आंकड़ा है, बॉलपार्क फिगर है, 15 लाख करोड़ से बढ़कर 24 लाख करोड़ हो चुकी है। 2020-21 में यह बढ़कर 31 लाख करोड़ हो गई थी और ऐसा अनुमान किया जाता है कि 2030 आते आते पारिवारिक बचत का ये पूरा जो खाका है ये 1,20,000 करोड़ से, माफ कीजिएगा, 120 लाख करोड़ हो जाएगा, माफ कीजिएगा, 120 लाख करोड़। इस आंकड़े को जरा आप समझिए इस तरीके से कि पारिवारिक खर्च को आप क्या समझते हैं।
दरअसल हर परिवार का एक टारगेट होता है। परिवार जितना आमदनी होती है उससे थोड़ा कम खर्च करता है और उससे बचाता है। ये छोटे छोटे गुल्लक जो हैं, जब इन गुल्लक को आप एक साथ जोड़ दीजिए तो ये गुल्लक बन जाते हैं पारिवारिक बचत। और इस पारिवारिक बचत को जब आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो फिर आप 2030 तक 120 लाख करोड़ के बचत की बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था और हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। दुनिया में तमाम देश कंगाली के कगार पर खड़े हो गए, उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लेकिन आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान में औसतन एक परिवार 30 से 33% की बचत करता है। जी हां, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए की कमाई करता है तो उसकी कोशिश होती है वो कम से कम 30% यानी कि 30 रुपए जरूर बचा ले। और यह बचत की मानसिकता पूरे हिंदुस्तानियों में है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। और यही वजह है कि अर्थव्यवस्था को हम कभी लचर नहीं होने देते। अर्थशास्त्र कहता है कि जब आपके पास बचत के साधन ज्यादा होते हैं तो फिर आप अच्छी चीजें खरीदते हैं, आप ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है वैसे वैसे बाजार में गति आती है, आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होती है, जो कि आपके परचेजिंग पावर से बेहतर होती है। हमने कुछ ही दिन पहले आपके परचेजिंग पावर पर भी एक विस्तृत चर्चा की थी, आपको बताया था। इसके साथ साथ सुख सुविधाओं पर भी काफी खर्च होता है, जिसे हम डिस्क्रिशनरी खर्च कहते हैं। और सुख सुविधाओं पर भारतीय अब बड़े पैमाने पर अपना डिस्क्रिशनरी खर्च कर रहे हैं। इस खर्च में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी आ चुकी है। और अनुमान है कि डिस्क्रिशनरी खर्च यानी कि जरा बाहर निकले, सिनेमा देखा, थोड़ा खाए पिए, जरा घूमे, शर्ट पैंट खरीद ली, इन तमाम चीजों पर आने वाले दिनों में 10 गुना बढ़ोतरी होने की बात है। इकोनॉमी के एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले दशक में भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी ग्रोथ रेट दुनिया में एक मिसाल बनेगी। 3 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक अमीर नागरिकों के तादाद के करीब दुगनी होती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब जो अत्यधिक अमीर नागरिक हैं उनकी संपत्ति 240 करोड़ आंकी जा रही है, उससे भी ज्यादा हो सकती है। 220 में ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 6,884 थी। अत्यधिक अमीर लोगों की संख्या अब हिंदुस्तान में 2025 में तकरीबन 6,000 साढ़े 6,000 से बढ़कर 11,198 होने जा रही है। यानी कि अब बड़े पैमाने पर लोगों के पास पैसा बच रहा है। इस आंकड़े के साथ पिछले 3 दशक में अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो आप समझ पाएंगे कि इसमें भी भारत ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। देखिए, हम आपको ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं। 2001-2002 में देश में प्रति व्यक्ति आय 18,000 रुपए के आसपास थी। 2011-12 में यह बढ़कर 50,000 रुपए से भी बढ़ गई और ये 68,845 रुपए हो गई। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान में बढ़कर 1 लाख से भी बढ़ गई। जी, यह बढ़ गई 1,74,024 रुपए पर। यानी कि हिंदुस्तान में लोगों की आमदनी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब लोग इसमें कह सकते हैं कि दरअसल अमीरों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज्यादा अमीर बन रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये कितनी वास्तविकता है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। 2011-12 में अमीर और गरीब के बीच में जो फासला था वो 76% था। जी हाँ, यानी कि 76% का गैप था अमीरों के बीच में और गरीबों के बीच में। ये घटकर अब 67% हो गया है। यानी कि तकरीबन 9% की गिरावट आई है फासले में अमीरी और गरीबी के बीच में। इसके बाद भी इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। चर्चा किस बात की होती है? महंगाई पर। और महंगाई पर विपक्ष कितना हमलावर है, देखिए आप। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरह से हैं, सब तड़प रहे हैं।
और कोई कुछ ना बोले, उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के आरोप आपने देखे। देश में महंगाई की मार को लेकर थोड़े दिनों पहले ही कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की थी। पूरे देश भर में महंगाई चौपाल लगाई गई थी। कांग्रेस का आरोप था कि देश में महंगाई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। फॉरेन रिजर्व लगातार कम होता दिखाई दे रहा है और जनता में डर का माहौल है। देश में विदेशी निवेश कम होता जा रहा है और अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ सामने है। एक बहुत बड़ी चिंता थी जो विपक्ष ने सामने रखी। लेकिन हम इसके साथ साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि जब हमारे देश में महंगाई को लेकर इतनी चर्चा हो रही थी, उसी वक्त पूरी दुनिया में महंगाई को लेकर भी चर्चा हो रही थी। सिर्फ हिंदुस्तान में ही महंगाई नहीं बढ़ी थी, बल्कि देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम देशों में महंगाई बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दी थी। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में महंगाई की दर 1940s के बाद 10.1 को पार कर गई थी, 10.1 को पार कर गई थी। अमेरिका में महंगाई की दर रिकॉर्ड की गई 9.1%। रूस में महंगाई की दर 16% पहुंच गई। पोलैंड में महंगाई की दर 12.5% के आसपास। नीदरलैंड में आज भी महंगाई की दर 9.5% के ऊपर है। स्पेन में 8.5% के आसपास महंगाई की दर है। मेक्सिको में 8% के आसपास महंगाई दर है। लेकिन जब हम भारत की तरफ नजर देखते हैं तो आज भारत में महंगाई की दर है 6.7%। अब आप ही बताइए, क्या वाकई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महंगाई देखने को मिल रही है उसके आधार पर हिंदुस्तान में महंगाई है? ये तमाम बातें हम आपके सामने इसलिए प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का यह मानना है कि अगले 2 साल में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन होने जा रहा है। और आरबीआई के गवर्नर का ये मानना, उनकी ये सोच प्रदर्शित करता है कि कम से कम इस देश में इस बात को लेकर सजगता है, आत्मविश्वास है। और सरकारी आंकड़ों के साथ साथ तमाम आंकड़े हमने आपके सामने प्रस्तुत किए ताकि आप महंगाई की असल और वास्तविक तस्वीर देख सकें और खुद फैसला कर सकें। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। ब्रेक के बाद कोरोना की वजह से कई लोगों के प्रभावित होने की बात आप देख रहे हैं। अब इसमें लोगों के दिमाग में यह खला है, एक तरह से यूं कहें कि एक उहापोह की स्थिति है। उहापोह की स्थिति यह है कि भाई वैक्सीन हो चुकी, 1 डोज नहीं, 2 डोज नहीं, 3 डोज ले चुके, कोरोना फिर भी क्यों हो रहा है? इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।